हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। डिस्कस करेंगे आज साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एपिसोड 3 यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जामिनेशन के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। तो आपने देख ही लिया होगा, यहाँ से फंसेंगे पेपर में प्रश्न, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ क्लास को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने मोटिवेशन थॉट के साथ। विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो उसमें क्या है, एक लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, एक टारगेट बिल्कुल सेट होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो उसी पर हमें एक फोकस बनाए रखना है, तो हमें ज़रूर मंजिल मिल जाएगी। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन थायमीन है विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन 6, विटामिन B1। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थायमीन किसका केमिकल नेम है? तो वो है विटामिन B1 का केमिकल नेम। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B का है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का केमिकल नेम है। जान लेते हैं विटामिन B2 का नाम, तो वो है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में थायमीन ही पूछा जाए, तो इसमें से पाइरिडॉक्सिन भी पूछा जा सकता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी पूछा जा सकता है, राइबोफ्लोविन भी पूछा जा सकता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो फर्स्ट है इसमें लाइसोसोम, एंड सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड C है प्लाज्मिड, एंड D है प्लास्टिड। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया बनाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। जो प्लाज्मिड होते हैं वो जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं उसमें स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया बनाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या है, इसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूची में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को टिक करना है। तो अब देखते हैं फर्स्ट में क्या है, जर्मन सिल्वर, बी है सोल्डर्टिन, ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइपो। नेक्स्ट सूची सेकंड में है टिन, निकेल, सोडियम, क्लोरीन। तो अब इसका क्या है करेक्ट आंसर? तो अब हम इसे मैच कर लेते हैं। तो जर्मन सिल्वर का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? वो जर्मन सिल्वर को हम मैच करेंगे निकेल से। सेकंड से ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम मैच करेंगे, C का हमारा 4 है तो हमारा C का 4 हमारा B E में भी दिख रहा है एंड D में भी दिख रहा है। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जर्मन सिल्वर है तो इसे निकेल से मैच किया है A का 2, तो हमारा A का 2 इस ऑप्शन में भी है, लेकिन A का 2 हमारा इस ऑप्शन में भी है। लेकिन हमें C का 4 से मैच करना है एंड B का फर्स्ट से, सोल्डर्टिन फर्स्ट से मैच करेंगे एंड D का 3 हाइपो को सोडियम से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो क्लास के एंड में आपको इस क्लास की PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च करना है एग्ज़ाम टारगेट 0123 आप सर्च करेंगे
तो आपको चैनल हमारा मिल जाएगा। अगर आपको लिंक से ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है द्रवण, बी है बाष्पीकरण, एंड सी है ऊर्ध्वपातन, एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण। इसमें क्या है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो क्या है, इसमें द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। बाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये ऊष्मा द्रव अपने अंदर से ही प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन में हमसे बाष्पीकरण भी पूछ लिया जाता है, कोई क्वेश्चंस होता है कि बाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो वहाँ ऑप्शन में आपको टिक करना है, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना। बस शॉर्ट याद रखना है आपको, धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फर्स्ट इसमें एवोगाड्रो अवधारणा, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, एंड डी है बर्नौली सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट के अंदर क्या होता है? रॉकेट के अंदर ईंधन के जलने से जो उत्पन्न गैस होती है वो निष्कासन के विपरीत दिशा में रॉकेट का संचालन होता है। क्या होता है? रॉकेट का संचालन होता है। गैस जिस वेग से निकलती है ठीक उसी वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट भी गति करता है। तो ये रॉकेट का जो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है इसी पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत m1 b1 = m2 b2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन डी, एंड फॉलिक एसिड। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन डी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन इसमें नॉट पूछा है, तो ये विटामिन डी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर होता वर्णात्मक की जगह होता है यहाँ पर सूखा रोग, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया कहते हैं। पहला है स्वाद संवेदना की कमी को, सेकंड है घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, ऊष्मा संवेदना की कमी को। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घ्राण संवेदना की कमी को चिकित्सा विज्ञान ने क्या दिया, नाम जो दिया है वो दिया है एनोस्मिया नाम। एनोस्मिया नाम दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तो फर्स्ट है इसमें पीतल एवं इनबार, एंड बी है सेकंड ऑप्शन है इसमें कांसा एवं नाइक्रोम, एंड सी ऑप्शन है इसमें पीतल एवं कांसा, एंड डी ऑप्शन है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीतल एवं कांसा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, मिश्रण धातुएं। तो जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ते का
मिश्रण होता है। किसका? तांबा और जस्ता। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है कि पीतल किसका मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ते का। और जबकि कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टिन का। किसका? तांबा और टिन का। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक जहाज नदी के समुद्र में प्रवेश करता है तो यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, नीचे डूब जाएगा एंड अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर उठेगा। क्योंकि नदी का जो जल की अपेक्षा समुद्र जल का जो घनत्व होता है वो होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। समुद्र में जहाज जो जल विस्थापित करता है उसका ऊर्ध्व दबाव अधिक होता है, जिससे जहाज ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा होती है। तो फर्स्ट है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा दोनों। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। जो हवाओं की जो ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि E = ½ mv², जहाँ m जो होता है वो द्रव्यमान और जो b होता है वो वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। इसमें पूछा है विषाणु जनित रोग नहीं है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है रेबीज, बी है खसरा एंड सी है पोलियो एंड डी है क्षय रोग। तो जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं है। ये एक तपेदिक जिसे हम टीबी के रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये एक क्या होती है? एक जानलेवा बीमारी होती है। क्या होती है? जानलेवा बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो फर्स्ट है इसमें 23 एंड बी है 46, सी है 44 एंड डी है 42। तो कितना होगा? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 46, क्योंकि इसमें 23 जोड़े होते हैं। कितने? अगर जोड़ों की बात होती है यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होता 23। अब हमसे पूछे हैं क्रोमोसोम्स की संख्या, तो टोटल हमारे जो है वो 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो फर्स्ट इसमें है अमोनिकल एंड बी है एमाइड, सी है नाइट्रेट, डी है नाइट्राइट। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो ये एमाइड के रूप में पाया जाता है। 46 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। इसमें कितना नाइट्रोजन होता है? 46
परसेंटेज नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो फर्स्ट है इसमें बैक्टीरिया द्वारा, नेक्स्ट है विटामिन द्वारा, एंजाइम्स द्वारा, एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया द्वारा। दूध में क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण दूध में किण्वन की क्रिया क्या हो जाती है? आरंभ हो जाती है। उसमें ही एक रासायनिक परिवर्तन क्या होने लगते हैं, वन कराया जाता है, जो पोषक पदार्थ दही प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। तो फर्स्ट है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, अपकेंद्रीय बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथने के बाद जो क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का जो कारण होता है वो एक अपकेंद्रीय बल कार्य इस पे करता है। अपकेंद्रीय बल जो एक प्रकार का क्या होता है? जड़त्वीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? फर्स्ट है N5H1, NH5, NH5 एंड H5N1। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। तो फर्स्ट है इसमें सोडियम, बी गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा पोटेशियम। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पेट्रोल, एंड बी है मिट्टी का तेल, सी है डीजल, एंड डी है तारपीन। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीजल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृषि वर्षा में प्रयोग होता है? फर्स्ट है सिल्वर आयोडाइड, एंड बी है पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड जिंक आयोडाइड। तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। इसमें पूछा क्या है? रासायनिक कृषि वर्षा में प्रयोग होता है, तो वो होगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। रेडियो तरंगों के विश्लेषण के लिए वायुमंडल में के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? फर्स्ट है इसमें क्षोभ मंडल, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मीसोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर। तो क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर है? रेडियो तरंगों के विश्लेषण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आयन मंडल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ताप मंडल का जो सबसे निचला भाग होता है वो आयन मंडल के रूप में जाना होता है। इस भाग में ही वायु की जो कई परतें या तह पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एथलीट फुट बीमारी होती है। तो जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, सूत्रकृमि से।
तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फफूंद। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इस बीमारी के बारे में। ये कैसी बीमारी है? एक त्वचा का संक्रमण रोग होता है। त्वचा का एक संक्रमण रोग होता है। संक्रमण रोग होता है। जो एथलीट फुट जो होती है वो कबक से होती है, यानी फफूंद से होती है। ये जो रोग होता है वो टीनिया पेडिस नामक कबक से होता है। किससे होता है? टीनिया पेडिस नामक कबक से होता है। टीनिया पेडिस नामक कबक से होता है ये रोग। और इससे जो होने वाले अलग अन्य रोग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे कि गंजापन हो गया, दांत हो गए, जिसमें कि खाज खुजली वगैरह जो होती हैं वो इसके अन्य रोग होते हैं, जो किससे होते हैं? फफूंद से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? तो फर्स्ट इसमें एड्रीनल, बी है थायराइड, सी है अग्नाशय एंड डी है पिट्यूटरी। तो करेक्ट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब थोड़ा सा समझते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कपाल की स्फेनाइड अस्थि के कौन सी? स्फेनाइड अस्थि के ग्लैंड होती है वो स्फेनाइड अस्थि के सेला टर्सिका नामक जो गर्त होता है उसमें स्थित होती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नामक नोबेल तेल है? तो फर्स्ट है इसमें TNG, TNP, TNA, TNT। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, TNG। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब TNG की फुल फॉर्म जान लेते हैं। TNG की फुल फॉर्म होगी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ये एक क्या है? रंगहीन तेलीय कार्बनिक पदार्थ है जो डायनामाइट बनाने के काम आता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं TNG के बारे में। इस विस्फोटक की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी अल्फ्रेड नोबेल ने 1846 ईस्वी में की थी। 1846 ईस्वी में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्लोरीन के कारण, अवरक्त किरणों के कारण, ऊष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन के कारण। क्योंकि तैरने के तालाब में मनुष्य की जो त्वचा किसके कारण जल जाती है? क्लोरीन के कारण जल जाती है, क्योंकि ये क्या है? एक अत्यंत क्रियाशील गैस है। अत्यंत क्रियाशील गैस है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना है? सामान्य तापमान कितना है? 280, 300, 290, 310।
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 310 हो जाएगा, क्योंकि कितना पूछा है हमें, सामान्य तापमान पूछा है। अगर यही मान केल्विन में पूछा जाता, फ़ारेनहाइट में पूछा जाता तो कितना होता, तो ये होता 98.6 डिग्री, और सेल्सियस में पूछा जाता तो 37 डिग्री होता, र्यूमर पैमाने में पूछा जाता तो 29.6 डिग्री होता। ये इसका होता, ये फ़ारेनहाइट में होता, ये हमारा होता सेल्सियस में, ये होता र्यूमर पैमाने में। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था हमारा 25 क्वेश्चन। तो आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने 25 भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो टोटल हमारे 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं साइंस सेक्शंस के। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 3 में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और सारे दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।